डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। आज से डेली 15-15 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे केवल 10 मिनट में, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट हो, इसलिए केवल 10 मिनट ही। और डेली के 10 मिनट से अगर आप लोगों की तैयारी में कुछ बेनिफिट होता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर है कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है, वो भी 1909 में। और ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। और अगर गांधी जी की आत्मकथा पूछे कौन सी थी, तो उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसमें गांधी जी ने अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष और नैतिक प्रयोगों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इंडियन ओपिनियन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था, पत्रिका थी। और यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब पत्र या पत्रिका थी, वो महात्मा गांधी जी ने सबका प्रकाशन किया था। तो अन्य विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, सरदार पटेल ने, ये स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले गृह मंत्री थे, लेकिन और ये लेखक नहीं है। और सरोजनी नायडू, इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, ये कवित्री थी। अगला क्वेश्चन है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बना था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके बाद अध्यक्ष बनते हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उनका महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से मतभेद हो गया। इस मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी वहां पे अध्यक्ष चुने गए थे। और ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, और ये त्रिपुरी जगह है एक, ये मध्य प्रदेश में है। फिर 1939 में ये पुनः उनका अध्यक्ष बनना महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। उसके बाद इसी त्रिपुरी अधिवेशन में ही वो इस्तीफा दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, और यह था कोलकाता स्थान जहाँ पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा, इन सब का उन्मूलन करना। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सती प्रथा के उन्मूलन जो 1829 में हुआ था, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे जो 1815 लिखा है, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और जो यहाँ पे 1829 लिखा है, तो इस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? तो वो था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए। मैं इसमें करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। वो था आपका 16 अगस्त 1946। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर और कैबिनेट मिशन की कुछ व्याख्याओं से असंतुष्ट होकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। और इसी दिन भारत में बहुत जगह पे दंगे हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान का भाग 9, भाग 9A, भाग 8 या भाग 10। तो पंचायतों से संबंधित है संविधान का भाग 9। तो भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान किया गया है। इसे संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। भाग 9 की कुछ विशेषताएं थी कि इसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक पंचायतों का वर्णन किया गया। और 3 स्तरीय पंचायतों की बात की गई है। 3 स्तरीय व्यवस्था किया गया, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के 3 लेवल की बात की गई थी। इसका उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। और जो संविधान का भाग 9A या 9 की बात कर रहा है, तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 27, 26, 29 या 30। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, वो है आर्टिकल 29। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। और
आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से संबंधित स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसे संचालित करने का अधिकार की बात कही गई है आर्टिकल 30 में। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा देना, या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, या जीएसटी लागू करना, या दल बदल कानून बनाना। तो यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात करता है, और पंचायतों को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक, जो 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन से। इसमें 29 विषय शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर वो है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसका स्थान है माउंट आबू, राजस्थान में स्थित है। यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वतमाला के बारे में, जैसे ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है और इसका विस्तार राजस्थान से हरियाणा तक है। इसका दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक ये फैला हुआ है। और जो यहाँ पे अनायमुडी लिखा है, तो अनायमुडी दक्षिण भारत केरल में स्थित है और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और डोडा बेटा जो लिखा है, डोडा बेटा, ये तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और पंचमढ़ी तो ये एक हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है कि सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। कि गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित 96 किलोमीटर लंबी एक जल पट्टी है। यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का एक प्रमुख विषय है। यह विवाद समुद्री सीमा रेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्धारण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जो जनगणना 2011 में हुआ था उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर या इटावा? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला वो गौतम बुद्ध नगर है और यह जिला औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। और साक्षरता के मामले में इसके बाद पहले पे गौतम बुद्ध नगर है और उसके बाद कानपुर नगर और फिर औरैया का स्थान आता है। गाजियाबाद भी शीर्ष 5 साक्षर जिलों में शामिल है। यह साक्षरता दर जिले के शहरीकरण और विकास के स्तर को भी प्रतिबिंबित करता है। तो पहले पे गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद से कानपुर, फिर औरैया। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हॉर्मुज, जिब्राल्टर, बेरिंग या डोवर जलडमरू मध्य। तो है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, यानी स्पेन और मोरक्को को आपस में जोड़ता है। स्पेन यूरोप में है और मोरक्को अफ्रीका में है, इन दोनों को जोड़ता है। और जो यहाँ पे हॉर्मुज जलडमरू मध्य है ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। और बेरिंग जलडमरू मध्य है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका, जैसे एशिया ये रूस और उत्तरी अमेरिका यानी अलास्का को अलग करता है। अलास्का और रूस के बीच में है बेरिंग जलडमरू मध्य। डोवर जलडमरू मध्य ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है और इंग्लिश चैनल का भाग है ये। अगला क्वेश्चन है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, टिप्पणी या कार्यालयी ज्ञापन। तो उसे बोलते हैं अर्ध शासकीय पत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी सरकारी विषय पर उसके व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु व्यक्तिगत एवं मैत्रीपूर्ण शैली में पत्र लिखता है तब उसे अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो यहाँ पे छ जो है क और स से मिलकर बना है और त्र, त और र से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन इसमें उष्म व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स, स, ग और स। तो यहाँ पे जो ग है ये उष्म व्यंजन नहीं है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। मुख्य उष्म व्यंजन है जैसे 4 उष्म व्यंजन है, स, 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 ह। ये चारों उष्म व्यंजन है। तो यहाँ पे ग जो है उष्म व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है?
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वनाग्नि, दावानल, ज्वालाग्नि या बड़वानल। तो उसे दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं और पेट की आग को जठराग्नि या जठरानल और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।